हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम तमिलनाडु के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तमिलनाडु इंडिया का सदर्न मोस्ट स्टेट है, जिसका बॉर्डर पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से कनेक्टेड है। मैरीटाइम बॉर्डर यानी सी रूट से ये श्रीलंका से कनेक्टेड है। एरिया के हिसाब से ये इंडिया का 10वां सबसे बड़ा स्टेट है। यहाँ का लिटरेसी रेट 80.33% है। जनसंख्या के हिसाब से ये छठे नंबर पे है। ये इंडिया का सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड और इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, जिसके जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 1/3 योगदान है, जो कि काफ़ी बड़ी है। इन तमिलनाडु वाले रीजन्स को बहुत सारे एम्पायर्स के द्वारा रूल किया गया है, लेकिन चेरा, चोला और पांड्या ये 3 प्रमुख डायनेस्टीज हैं। इन्होंने ही इस राज्य के खान पान, रहन सहन और यहाँ की इमारतों को बनाया था। यहाँ 4 प्रमुख वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को जानना तो बनता है, क्योंकि यहाँ 2021 में चुनाव होने वाला है। तमिलनाडु की कहानी यहाँ से शुरू करते हैं। जब तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत आता था और उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस ही प्रमुख पार्टी थी। इन मद्रास प्रेसिडेंसी जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, 1947 में मद्रास स्टेट हो गया, जिसमें तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट कर्नाटका के और कुछ पार्ट केरला के शामिल थे। वैसे तो रीजनल पार्टीज 1916 से ही स्टेट के पॉलिटिक्स का हिस्सा थी। रीजनल पार्टीज में जस्टिस पार्टी का रोल किंग जैसा था, जिसे मद्रास प्रेसिडेंसी में साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन कहते थे, और ये 1916 में बनी थी। तो जाहिर है उस टाइम अंग्रेजों का राज था। इस पार्टी को बनाने का मकसद स्टेट में ब्राह्मण्स के पावर को कम करना था। जो नन ब्राह्मण्स थे उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिले, एजुकेशनल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हो, ये मकसद था जस्टिस पार्टी का। ये ब्राह्मण्स को अपना पार्टी मेंबर नहीं बनाते थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही इसमें सुधार किया गया। जस्टिस पार्टी को बनाने वाले टीएम नायर एंड राव बहादुर टी शेट्टी थे। जब 1921 में ये पार्टी इलेक्शन जीती तो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन फॉर नन ब्राह्मण्स जैसे काम पहले किए गए। इसी पार्टी के द्वारा एक और मेन मूवमेंट किया गया, जिसका नाम था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। इसका एम था बैकवर्ड कास्ट के इक्वल ह्यूमन राइट्स और उन पिछड़े जातियों को इनकरेज करना जो अपने को छोटा समझते थे उच्च जाति के लोगों से। ये मूवमेंट ईवी रामास्वामी के द्वारा किया गया था। ये वैसे पेरियार के नाम से जाने जाते थे। ये सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन थे। इन्होंने 1944 में जस्टिस पार्टी को द्रविड़ार काज़गम के नाम से बदल दिया। इनके टाइम पे तमिलनाडु में जेंडर, कास्ट इनइक्वलिटी जैसे रिफॉर्म्स भी हुए हैं, इसलिए तो उन्हें फादर ऑफ द द्राविडियन मूवमेंट कहते थे। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट, जब सीएन अन्नादुरई की एंट्री होती है तमिल पॉलिटिक्स में। वैसे तमिल के ये सबसे अच्छे राइटर थे और बहुत अच्छा स्पीकर भी थे। बहुत सारे प्ले में एक्टिंग भी की थी इन्होंने। ये पहले पॉलिटिशियन थे जो तमिल सिनेमा को अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ करते थे। ये पार्टी को एज अ मेंबर ज्वाइन किया था। पार्टी में बाद में अस्थाई मेंबर बन गए, लेकिन पेरियार से इनकी बनी नहीं। उनकी अपने ही मेंटर से लड़ाई होने लगी, और लड़ाई होने की वजह ये थी कि पेरियार ने अपने से बहुत कम उम्र की लड़की से शादी कर ली थी। और इसी दौरान अन्नादुरई ने एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट द्रविड़ा नाडु का प्रस्ताव रखा था। हालांकि ये बाद में फेल हो गई थी। उनकी इसी गुस्से की वजह से इन्होंने पार्टी छोड़ दी और एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था द्रविड़ा मुनेत्र काज़गम DMK। लेकिन इसके जो आइडियोलॉजीज थे वो बिल्कुल द्रविड़न काज़गम के जैसे ही थे। इनकी पार्टी 1967 के स्टेट असेंबली इलेक्शन में जीत गई और इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट, मैरिज, 2 लैंग्वेज पॉलिसी, सब्सिडीज फॉर राइस को लीगलाइज कर दिया, और इन्होंने ही मद्रास स्टेट को तमिलनाडु में बदला था। DMK पार्टी से CN अन्नादुरई पहले CM थे। उनके डेथ के बाद 1969 में
एम करुणानिधि पार्टी लीडर बने और साथ में सीएम भी बने। करुणानिधि के राइवल थे एमजी रामचंद्रन, जो एक बहुत पॉपुलर एक्टर और पॉलिटिशियन थे 1988 में। इन्हें ही मरने के बाद भारत रत्न दिया गया था। एज ए सीएम ये 9 साल तक तमिलनाडु में काम किए, लेकिन 1972 में डीएमके से निकलकर इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और उसका नाम रखा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्रा कज़गम। यही एक ऐसा पार्टी था जो डीएमके को टक्कर दे सकता था। जब 1987 में एमजीआर का डेथ हो गया, तब एआईएडीएमके 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक पे एमजीआर की वाइफ जानकी रामचंद्रन का कंट्रोल था और दूसरे पे जे जयललिता का। लेकिन जब 1989 के असेंबली इलेक्शन में एआईएडीएमके हार गई, तब ये फिर से एक हो गए और पार्टी का सारा कंट्रोल जयललिता के हाथ में आ गया। अब यहाँ लाइमलाइट में आती हैं जयललिता। आपने इनके जीवन पे बन रही फिल्म थलाइवी का ट्रेलर तो देखा ही होगा। कितनों ने देखा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं जयललिता की पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिस्कशन, क्योंकि इसे जानना तो बनता है। जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 के मांडी डिस्ट्रिक्ट इन मैसूर स्टेट, जो ना आओ अभी कर्नाटका में है, हुआ था। पिता का नाम था जयराम और माँ विद्यावली थी इनकी। तमिल ब्राह्मण फैमिली में इनका प्रॉपर जन्म हुआ था। जयराम और वेदावली के 2 बच्चे थे, एक सन जया कुमार और दूसरा उनकी डॉटर जयललिता। जो जयललिता की माँ थी और जो उनके फ्रेंड्स थे, को स्टार थे, उन्हें अम्मू बुलाते थे। जया जब 2 साल की थी तब उनके फादर जयराम की डेथ हो गई। उसके बाद घर का सारा भार माँ के कंधों पे आ गया। शुरुआती दिनों में टाइप राइटिंग और क्लरिकल जैसे काम करके उनकी माँ घर का खर्चा चलाती थी। फिर वो फिल्मी लाइन में आ गई। जयललिता पढ़ने में बहुत होशियार थी। क्लास 10th में फर्स्ट आने पर उन्हें गोल्ड स्टेट अवार्ड मिला था। उसके बाद उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। उनकी माँ चाहती थी कि वो फिल्मों में काम करे और ऐसा ही हुआ। जया को बहुत सारी लैंग्वेज बोलनी आती थी, जैसे तमिल, अरबिक, तेलुगु, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा। वो बहुत ही फ्लुएंट बोलती थी ये सारी लैंग्वेजेस। फिल्मों में आने से पहले जया ने प्रॉपर डांस की ट्रेनिंग ली थी। उन्हें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी, ये सारे डांस उन्होंने सीख रखा था। जया एक बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। इनकी अधिकतर फिल्में हिट रही। 1965 से 1973 के बीच जया के अपोजिट एमजी रामचंद्रन को कास्ट किया गया था और उनकी मूवीज़ बहुत सक्सेसफुल भी रही। 1973 में श्री कृष्ण सत्या में एक्टिंग के लिए जया को फिल्म फेयर फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन तेलुगु सिनेमा से अवार्ड मिला। जया की 92 फिल्मों में से 85 फिल्में हिट रही। और ये फीमेल लीड हीरोइन रही उन फिल्मों में। 1965 से 1980 तक ये हाईएस्ट पेड इंडियन एक्ट्रेस थी। इन्होंने 119 बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में दिए। फिल्मी करियर जया का बहुत ही शानदार रहा। जया ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो फिल्मी दुनिया में अपनी माँ की वजह से आई और पॉलिटिक्स में एंटर उन्होंने एमजी रामचंद्रन के रिक्वेस्ट पर की थी। जया ने पॉलिटिक्स 1981 में ज्वाइन किया था एआईएडीएमके से, जो एमजीआर ने बनाई थी। 1983 में जया प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी बनी पार्टी की। एमजीआर चाहते थे कि वो राज्यसभा की मेंबर बने क्योंकि उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। जया ने 1984 के असेंबली इलेक्शन में बहुत कैंपेन किए। पार्टी तो जीत गई, लेकिन जो सीएम बने थे एमजी रामचंद्रन, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने सीएम बनने का सारा क्रेडिट जया को दे दिया। लेकिन
1987 में एमजीआर का डेथ हो गया और पार्टी फिर दो हिस्सों में बट गया, लेकिन बाद में जाकर फिर एक भी हो गया। 1989 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में जया ने सक्सेसफुली पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो इलेक्शन हार गई और लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनी, और ऐसा करने वाली वो पहली महिला तमिलनाडु की थी। अब आता है वो ड्रामेटिक सीन जिसके लिए तमिलनाडु की पब्लिक, मीडिया और जयललिता हमेशा ही इसे याद करते हैं। याद क्या करते हैं, वैसे ये बहुत कंट्रोवर्सी का कारण भी है। 25 मार्च 1989 में जब असेंबली चल रहा था, उसी दौरान असेंबली में हैवी वायलेंस शुरू हो गया, जो रूलिंग डीएमके पार्टी थी उनके द्वारा जया पे बहुत बुरी तरह अटैक किया गया। भरी सभा में असेंबली स्पीकर के सामने और सीएम के इशारे पर, उस टाइम सीएम करुणानिधि थे, वो अपनी फटी हुई साड़ी के साथ हाउस से बाहर आती हैं, ठीक महाभारत की द्रौपदी की तरह, और जया कसम खाती हैं कि वो जब तक सीएम नहीं बन जाती तब तक असेंबली में कदम नहीं रखेंगी। और सच में ये किसी फिल्मी सीन के जैसा ही है। इस इंसिडेंट के बाद उन्हें मीडिया कवरेज और खूब सिंपैथी मिला लोगों से। 1991 के इलेक्शन में वो जीत गई, लेकिन उनकी पार्टी का गठबंधन इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ था। 1996 के इलेक्शन में बुरी तरह हार गई क्योंकि उन पे करप्शन के चार्जेस लगे थे। उन्हें अरेस्ट किया गया और 30 दिनों तक जुडिशियल कस्टडी में भी रखा गया। सुधाकरन, जो जयललिता का फॉस्टर सन था, मतलब गोद लिया हुआ सन था, और शशिकला का रिलेटिव था, और शशिकला जया की फ्रेंड थी। सुधाकरन ने जया के फाइनेंशियल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगा, जिसकी वजह से जया ने 1996 में अपना बेटा सुधाकरन को मानने से इनकार कर दिया। 1 साल के अंदर ही जया दूसरी बार 2001 में फिर से सीएम बनी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद डिस्क्वालीफाइड कर दी गई। 2002 में वो फिर आती हैं अपनी टर्म कंप्लीट करने। 2006 के इलेक्शन में उन्हें सिर्फ 61 सीट मिलता है 234 सीट में से। मेजॉरिटी के लिए वैसे 118 सीट्स चाहिए होता है। 2011 के इलेक्शन में जीतने का वजह था बहुत सारा सोशल वर्क। 5वीं बार सीएम बनी 2015 में, क्योंकि उन्हें ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था पोस्ट से, और ओ पनीरसेल्वम को सीएम बनाया गया था। और लास्ट टाइम सीएम 2016 में बनी असेंबली इलेक्शन जीत के, लेकिन उसके बाद ही उनकी तबीयत बहुत बुरी तरह ख़राब हो गई। 75 दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहीं और लास्ट में 5 दिसंबर 2016 को उनकी मृत्यु हो गई। अभी तमिलनाडु के सीएम इडापड़ी के पलानीस्वामी हैं 2017 से, जो AIADMK पार्टी से ही हैं। जयललिता, जिनकी लाइफ इतनी ड्रामेटिक रही, उन्होंने अपने शासनकाल में जनता के लिए क्या किया, थोड़ा इस बारे में जानते हैं। ब्रांड अम्मा के तहत बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स लाया गया, जैसे स्टूडेंट्स के लिए फ्री लैपटॉप्स, कैंटीन बनाया गया, होमलेस के लिए होम बनाया गया, मिड डे मील स्कीम और ब्रेकफास्ट मील स्कीम पूरे गवर्नमेंट स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया। पावर सिचुएशन को स्टेबलाइज किया गया, क्रेडल बेबी स्कीम लॉन्च किया गया स्टेट में सेक्स रेशियो को मेंटेन करने के लिए। जया ने फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन इंट्रोड्यूस किया, जिसमें पूरी तरह वुमेन पुलिस के द्वारा उसे ऑपरेट किया जाए। 30% कोटा दिया गया महिलाओं को पुलिस जॉब्स में। 2003 में इंडिया में पहली बार फीमेल पुलिस कमांडोज कंपनी बनाया गया जया के द्वारा। इन्होंने लॉटरी सिस्टम को पूरी तरह बैन कर दिया, जबकि इससे स्टेट को रेवेन्यू लॉस हो सकता था। 2001 में जब वो सीएम बनी तो उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग लॉन्च किया, जिसकी बहुत सराहना की गई, और स्टेट्स के साथ ही सेंटर ने भी इसे रिप्लिकेट किया। मनमोहन सिंह ने उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, मिड डे मील स्कीम्स और जेंडर एम्पावरमेंट जैसे काम की बहुत सराहना की थी।
जब 2004 में सुनामी आई थी तब जयललिता के द्वारा इसे बहुत एफिशिएंटली हैंडल किया गया था। लोग उन्हें मदर ऑफ तमिलनाडु भी बोलते थे। इतना कुछ करने के बाद भी उन पे करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगे थे। 1996 में कलर टीवी केस, 1995 में फोस्टर सन एंड लग्जरी वेडिंग करप्शन, 1998 में तानसी लैंड डील केस, चार्जेस ऑफ मिस यूजिंग हर पावर, 2000 में प्लेजेंट स्टे होटल केस। इन सारे करप्शन चार्जेस की वजह से वो कितनी बार अपनी सीएम को कुर्सी को खो भी चुकी थी। अब 2021 के चुनाव में देखना होगा कौन पार्टी चुनाव जीतती है। ये पहला इलेक्शन होगा जिसमें जयललिता और करुणानिधि जैसे लीडर शामिल नहीं होंगे। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।